हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रेड का मतलब क्या है। तो वैसे आप तो प्रो हो, ट्रेड का मतलब आपको इजी वे पे पता होगा कि ट्रेड का मतलब क्या है। कि जनरली ट्रेड का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करवाते विद द प्रॉफिट मोटिव्स एक्सचेंज करवाते, इट इज नोन एज द ट्रेड। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रेड। One is internal trade and another is international trade. इंटरनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि विद इन द कंट्री जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि कंट्री के आउटसाइड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कंट्री की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है उस बाउंड्री के बाहर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि उस ट्रांजेक्शन को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब सेकेंड है कि रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, की भाई ऐसी कौन सी आन पड़ी कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट हुई। ऐसे कौन से रीजन है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमें रिक्वायरमेंट हुआ। तो सबसे पहला कि रीजन है डिफरेंट फैक्टर्स एंडाउनमेंट इन वेरियस कंट्री। तो आइए क्या पॉइंट ये बताता है डिफरेंट फैक्टर्स, कि भैया हर एक कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो फोर फैक्टर प्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। साथ में all countries may not have all the factor necessary for production all types of the goods, यानी हर एक कंट्री के पास सेम एफिशिएंटली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते नहीं है। आज जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कि मैं एक टी का एग्जांपल लेता हूं। जनरली ऐसा मैंने सुना हुआ है कि भाई इंडिया की जो टी की एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो बहुत ही बढ़िया है रादर देन फॉरेन कंट्रीज। अब मान लो कि फॉरेन कंट्रीज वाले वहां पे जो टी की एग्रीकल्चर करेंगे तो उन लोगों को इंडिया की जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस उनके लिए मैं बताऊं कि उनके लिए जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो लैंड की रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं है। जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वहां पे, यहाँ पे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो फॉरेन कंट्रीज में वैसी लैंड की फर्टिलिटी नहीं है। दैट्स वाई उनको वैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब इंडिया जैसी क्वालिटी चाहिए तो कंपलसरी उन लोगों को इंडिया से मंगवाना पड़ेगा। तो इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में जो कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। उस ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या बताता है ये पॉइंट, कि भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। काफी सारी ऐसी जगह पे जो रिसोर्सेस ऑफ द प्रोडक्शन है वो फ्रिक्वेंटली मिलते नहीं है, और उस रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की स्कैरसिटी है। अब स्कैरसिटी होने की वजह से वो लोग हाई प्राइस अक्वायर कर रहे हैं। अब हाई प्राइस की वजह से क्या होगा कि उन लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। उससे अच्छा है कि दूसरी कंट्री में उससे सस्ता मिल रहा है। तो एक यही रीजन है कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करें। देखो कि मैंने बताया कि फैक्टर प्रोडक्शन हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। काफी सारी जगह पे स्कैरसिटी होती है तो इसलिए उनको हायर प्राइस पे करना पड़ता है। अब हायर प्राइस पे करना पड़ता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, इंक्रीजेस हो जाएगी। सो इसलिए इसलिए जहां पे चीपर मिलता है तो हम लोग वहां से इजियर वे पे क्या करवा सकते हैं, उस गुड्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर रीजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नेक्स्ट बच्चों है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब जब मैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात कर रहा हूं तो हर एक कंट्री में लाइक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एडवांस लेवल पे वर्क नहीं करता है। ऐसी फ्यू कंट्रीज है जो टेक्नोलॉजी के मामले में वो एडवांस लेवल पे वर्क करती है, जैसे जापान है। हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रेड का मतलब क्या है। तो वैसे आप तो प्रो हो, ट्रेड का मतलब आपको इजी वे पे पता होगा कि ट्रेड का मतलब क्या है। कि जनरली ट्रेड का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करवाते विद द प्रॉफिट मोटिव्स एक्सचेंज करवाते, इट इज नोन एज द ट्रेड। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रेड।
वन इज इंटरनल ट्रेड एंड अनदर इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि विद इन द कंट्री जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि कंट्री के आउटसाइड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उस बाउंड्री के बाहर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि उस ट्रांजेक्शन को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब सेकेंड है कि रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, की भाई ऐसी कौन सी आन पड़ी कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट हुई, ऐसे कौन से रीजन है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमें रिक्वायरमेंट हुआ। तो सबसे पहला कि रीजन है डिफरेंट फैक्टर्स एंडाउनमेंट इन वेरियस कंट्री। तो आइए क्या पॉइंट ये बताता है डिफरेंट फैक्टर्स, कि भैया हर एक कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो 4 फैक्टर प्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। साथ में all countries may not have all the factor necessary for production all types of the goods, यानी हर एक कंट्री के पास सेम एफिशिएंटली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते नहीं है। आज जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कि मैं एक टी का एग्जांपल लेता हूं। जनरली ऐसा मैंने सुना हुआ है कि भाई इंडिया की जो टी की एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो बहुत ही बढ़िया है रादर देन फॉरेन कंट्रीज। अब मान लो कि फॉरेन कंट्रीज वाले वहां पे जो टी की एग्रीकल्चर करेंगे तो उन लोगों को इंडिया की जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस उनके लिए मैं बताऊं कि उनके लिए जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो लैंड की रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं है। जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वहां पे, यहाँ पे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो फॉरेन कंट्रीज में वैसी लैंड की फर्टिलिटी नहीं है। दैट्स वाई उनको वैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब इंडिया जैसी क्वालिटी चाहिए तो कंपलसरी उन लोगों को इंडिया से मंगवाना पड़ेगा। तो इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में जो कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। उस ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या बताता है ये पॉइंट, कि भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। काफी सारी ऐसी जगह पे जो रिसोर्सेस ऑफ द प्रोडक्शन है वो फ्रीक्वेंटली मिलते नहीं है, और उस रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की स्कैरसिटी है। अब स्कैरसिटी होने की वजह से वो लोग हाई प्राइस अक्वायर कर रहे हैं। अब हाई प्राइस की वजह से क्या होगा कि उन लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। उससे अच्छा है कि दूसरी कंट्री में उससे सस्ता मिल रहा है। तो एक यही रीजन है कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करें। देखो कि मैंने बताया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। काफी सारी जगह पे स्कैरसिटी होती है तो इसलिए उनको हायर प्राइस पे करना पड़ता है। अब हायर प्राइस पे करना पड़ता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी? इंक्रीजेस हो जाएगी। सो इसलिए जहां पे चीपर मिलता है तो हम लोग वहां से इजियर वे पे क्या करवा सकते हैं? उस गुड्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर अ रीजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नेक्स्ट बच्चों है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब जब मैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात कर रहा हूं तो हर एक कंट्री में लाइक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एडवांस लेवल पे वर्क नहीं करता है। ऐसी फ्यू कंट्रीज है जो टेक्नोलॉजी के मामले में वो एडवांस लेवल पे वर्क करती है, जैसे जापान है, चाइना है, इटली है, देन जर्मनी है, यूएस है। ये सारी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस है। लेकिन जो कौन सी ऐसी कंट्री है जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी एडवांस नहीं है? तो इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है। ये सारी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी एडवांस नहीं है। अब उन लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये जर्मनी, चाइना, इटली, देन जापान, इन लोगों से टेक्नोलॉजी मंगवानी पड़ेगी। अब ये दो कंट्री के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ तो उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरनेशनल ट्रेड। सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यस ऑल कंट्रीज डू नॉट अचीव द सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, some type of technology while other progress greater ability in another type of technology, hence
एवरी कंट्री डज नॉट पजेस इक्वल एफिशिएंसी। मैंने बताई कि नेपाल, भूटान और ये जो सारी कंट्री है ये इक्वल एफिशिएंट नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कि उन लोगों को आउटसाइड कंट्री यानी फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी मंगवानी पड़ती है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक बहुत ही बड़ा रीजन है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। देन नेक्स्ट है बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। ये मेरा सबसे बड़ा और फेवरेट पॉइंट है कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, कि अब लेबर की जो स्पेशलाइजेशंस है, हर एक कंट्री के लेबर की स्पेशलाइजेशंस डिफरेंट डिफरेंट होती है। आज मैं बताऊं कि इंडिया की लेबर की, इंडिया में सिल्क साड़ी बहुत अच्छी मिलती है, तो इंडिया की लेबर की स्पेशलाइज क्या है कि सिल्क साड़ी बनाने की। जर्मनी में वॉच बहुत अच्छी मिलती है, तो जर्मनी की लेबर की स्किल और स्पेशलाइज किस में, वॉच में है। जापान में टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, तो जापान के लेबर उसमें स्पेशलाइज है। अब हर एक कंट्री के जो लेबर है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्टाइज है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मान लो कि हमें वॉच चाहिए, तो जर्मनी से वॉच मंगवानी पड़ेगी। तो जर्मनी और इंडिया के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन को इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। अब जर्मनी वालों को सिल्क साड़ी चाहिए तो वो वहां नहीं बना सकते, उनको इंडियन लेबर से बनवानी पड़ेगी। तो इंडिया और जर्मनी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। तो हर एक कंट्री की लेबर की प्रोडक्टिविटी, स्किल और एफिशिएंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखो यहां पे each country labor productivity skills and entrepreneur efficiency are different, राइट। हर एक कंट्री की वो लेबर की स्किल और एफिशिएंसी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो दिस मींस लेबर इन सम कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन सम टाइप्स ऑफ द गुड्स, जैसे मैंने सिल्क साड़ी का बताया, जर्मनी की वॉच का बताया, जापान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताया, राइट। सो व्हाइल दे import those goods and service they are not able to produce more efficiently। यानी मैं वॉच जर्मनी जैसी वॉच नहीं बना सकता, जर्मनी वाले इंडिया जैसी सिल्क साड़ी नहीं बना सकते, इसलिए उन दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रेड होता है। सो ये रीजन है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो आइए एक बार रिफर कर लेते हैं कि कौन से। तो सबसे पहला डिफरेंट फैक्टर्स एंडाउंसमेंट ऑफ सर्विसेज के, हर एक कंट्री में फैक्टर प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सेकंड होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर एक कंट्री में गुड्स बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। देन आफ्टर थर्ड होता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एंड फोर्थ होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस, की भी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस है कि हर एक कंट्री में लेबर की जो डिवीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। इजी। चलो अब नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए ये जो सेकेंड टॉपिक है जो मैं अभी स्किप कर रहा हूं, वो जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन इस सेशंस के लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये डिफरेंस है, मोस्ट आईएमपी डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन। इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री जो भी ट्रांजेक्शंस होता है तो उस ट्रेड को हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री की बाउंड्री के बाहर ट्रांजेक्शंस होता है तो उस ट्रेड को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ये तो बहुत इजी बात है। देन आफ्टर नेक्स्ट है साइज। अब इंटरनल ट्रेड की साइज बहुत लिमिटेड साइज होती है, राइट, बहुत लिमिटेड साइज होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड की जो साइज होती है वो बहुत ही लार्ज साइज होती है बेस्ड ऑन करेंसी। अब इंटरनल ट्रेड होगा तो वो तो भैया डोमेस्टिक करेंसी में ही होगा, इंटरनेशनल ट्रेड किस में होगा, फॉरेन करेंसी इधर डॉलर में हो सकता है और उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी में हो सकता है, यानी हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि वे फॉरेन करेंसी में होता है, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट है लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। और जब हम लोग इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि कॉमन सोशल कल्चर होता है एंड लैंग्वेज सेटअप होता है।
इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा सकती है, लेकिन सेम थिंग यूएस, जापान और चाइना, वहां पे लाइक एक ही लैंग्वेज होती है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है। लेकिन फॉरेन कंट्री की जब हम लोग बात करें तो वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज होती है, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज नहीं, पर एक ही टाइप की लैंग्वेज होती है। जैसे जर्मनी है तो जर्मन लैंग्वेज है, जापानीज है तो जापानीज लैंग्वेज है, चाइना है तो चाइनीज लैंग्वेज है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। हेंस ट्रेडर हैव टू बी मोर केयरफुल, यानी ट्रेडर्स को वहां पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि लैंग्वेज के बारे में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए, इसलिए उनको ज्यादातर केयर करना पड़ेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ऐसा बोले कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जो साइज है वो बहुत ही नैरो साइज है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की साइज बहुत ही वाइड साइज है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल ट्रेड में विद इन दी कंट्री ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही लो लगती है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में वेरी ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसलिए मैंने साइज वाइज भी बता दिया और कॉस्ट वाइज भी बता दिया कि साइज बहुत नैरो साइज है, वहां पे बहुत ब्रॉड साइज है, और यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत लो कॉस्ट है और ह्यूज कॉस्ट है। कंपटीशंस की बात करें तो इंटरनल ट्रेड में इतनी कंपटीशंस नहीं होती जितनी कंपटीशन इंटरनेशनल ट्रेड में होती है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होती है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की इंटरनल ट्रेड में हमें पता है, प्रिडिक्शंस लगा के चल सकते हैं कि भाई कंज्यूमर का प्रिडिक्शंस कैसा होगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग कभी भी प्रिडिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। जैसे वो क्वीन का एक बेस्ट एग्जांपल है कि कंगना रनौत वो गोलगप्पे बेच रही है, राइट। इंडिया में गोलगप्पे स्पाइसी स्पाइसी होते हैं, पर लेकिन हम जब फॉरेन कंट्री में गोलगप्पे बेचते हैं तो वहां के लोगों की टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होती है, वहां के लोग स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हैं, राइट। तो इंटरनल ट्रेड में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग प्रिडिक्शंस कभी भी नहीं कर सकते। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम के इंटरनल ट्रेड की जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ही इजी होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है कि कौन सी कंट्री में क्या रूल है, वो सारी सिस्टम हमें पहले समझनी पड़ती है, बाद में हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग के बिना हम जब ट्रेड करते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, स्पेशली फार्मा में। जैसे यूएसएफडी ने बताया हुआ है कि इतनी दवाइयां हम लोग अलाउड करेंगे, बाकी की दवाई हम लोग अलाउड नहीं करेंगे, तो हमें उस कंट्री के नॉर्म्स पढ़ने चाहिए, देन आफ्टर फिर हमें ट्रांजेक्शन्स करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि काफी बार हमने वो नॉर्म्स पढ़े नहीं और हमने ट्रांजेक्शन्स कर दिए और हम बहुत बड़े रैकेट में फंस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में लीगल सिस्टम हर एक कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हमें ट्रेड करने से पहले वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी होता है। तो बच्चों ये हुआ आपका इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड का डिफरेंस। सेम हियर की नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। इस बार के टॉपिक में नहीं है, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशंस में डिस्कशन करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों इसको बोलते हैं कि जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो स्टेटमेंट ली जाती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो स्टेटमेंट ली जाती है, उस स्टेटमेंट को हम लोग बीओपी बोलते हैं। लेकिन उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीजें आती है, अकेली गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आती, लेकिन टू टाइप्स ऑफ द अकाउंट, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, वो सारी बातें अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है तो वो समझ ले बच्चों। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों एक सिस्टमेटिक अकाउंट है। क्या है? एक सिस्टमेटिक अकाउंट है। वहां पे वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोग की कोई भी ट्रांजेक्शन, यानी करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो या कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं,
वो गुड्स एंड सर्विसेज हो या ट्रांसफर पेमेंट हो, उसकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो फिर से एक बार बताता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों एक सिस्टमेटिक अकाउंट है। उस अकाउंट में नोट डाउन होता है सारे ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन्स आपने गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग किए हैं, दैट मींस करंट अकाउंट के रिगार्डिंग किए, वो जो ट्रांजेक्शन्स आपने कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग किए, सारे ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्ड है एक स्टेटमेंट में की जाती है, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक है बैलेंस्ड और दूसरा है अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस में है डेफिसिट एंड सरप्लस। तो डेफिसिट बीओपी किसको बोलेंगे, तो मैं आपको एक सीधी सादी लैंग्वेज में समझा दूं कि डेफिसिट बीओपी को ऐसा बोलेंगे कि जहां पे हमें इंपोर्ट हमारी बहुत ही ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारी कम है, यानी रेवेन्यू बहुत कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तब जाके हमारी क्या होती है, डेफिसिट होती है। ओके, डेफिसिट बीओपी होती है। और सरप्लस बीओपी, एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो वहां पे हमारी सरप्लस बीओपी होती है। लेकिन इसको हम लोग ब्रीफ में अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिसिट और सरप्लस वाली बीओपी को हम लोग ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो बच्चों ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा उसको जूम आउट कर देता हूं तो जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से आप देख पाओ। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट है। जनरली बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटमेंट में देयर टू साइड्स होती है, वन इज क्रेडिट साइड एंड अनदर इज डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सारे रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन नोट डाउन किए जाते हैं और डेबिट साइड में हम लोग बोले तो सारे डेबिट साइड में बोले तो सारे लाइक एक्सपेंडिचर वाले ट्रांजेक्शन्स की नोट डाउन की जाती है, यानी आउटफ्लो नोट डाउन किया जाता है और यहाँ पे इनफ्लो नोट डाउन किया जाता है, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्रेडिट आइटम्स में कौन सी चीज यहाँ पे नोट डाउन की जा सकती है। ओके बच्चों, तो करंट अकाउंट में इनफ्लो और कैपिटल सॉरी क्रेडिट साइड इनफ्लो वाली बातें की जाती है और डेबिट साइड आउटफ्लो वाली बातें की जाती है। तो आइए इनफ्लो वाली बातें कौन सी हैं, तो करंट अकाउंट सबसे पहले देखते हैं। एक बात समझ लो बच्चों, जब हम लोग करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे हमारी ना असेट रिड्यूस होती है ना लायबिलिटी रिड्यूस होती है और इंक्रीज होती है। सेम थिंग असेट में भी रूल लागू होता है कि ना असेट रिड्यूस होती है इंक्रीज होती है, ना लायबिलिटी रिड्यूस होती है इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वहां पे हमारी असेट रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, लायबिलिटी रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखिए करंट अकाउंट की बातें देख सकते हैं। अब करंट अकाउंट में कौन सी चीजें आती है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि करंट अकाउंट में हम लोग रिसिप्ट साइड देखते हैं, राइट। हम लोग आउटफ्लो साइड नहीं देखते, हम लोग रिसिप्ट साइड देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, किसकी बात कर रहे हैं कि भैया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब मान लो कि आप किसी गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे तो आएंगे, यस सर पैसे आएंगे। तो गुड्स एक्सपोर्ट हम लोग जो कर रहे हैं, राइट, वो भी एक क्या है कि वो हमारे लिए एक रेवेन्यू है। दूसरा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कि हम लोग सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप आज मान लो कि मेरे से ट्यूशन की सर्विस आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप फॉर एग्जांपल सॉरी मैं ट्यूशन की सर्विसेज आउटसाइड कंट्री को प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी आउटसाइड कंट्री में मेरे फॉरेन कंट्री में मेरे स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि यूएस में है, यूके में है, फिलीपींस में, वहां पे मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उन लोगों को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट इनकम, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल कि वॉरेन बफेट इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देन बिल गेट्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जॉर्ज बुश इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहां से जो इनकम आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट इनकम बोलेंगे, राइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम बोलेंगे। देन आफ्टर यूनिलेटरल गिफ्ट और ट्रांसफर, काफी बार ऐसा भी होता है ना कि आपका यूएस में कोई भैया रहते हैं और उस भैया ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भिजवा दी। देन आफ्टर कनाडा में कोई आपके सिस्टर रहती है और उस सिस्टर ने आपके बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट भिजवा दी, डॉलर भिजवा दिए,
तो वो भी हमारे लिए क्या होती है, वो भी इनकम होती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो इनकम की साइड की बात है, रिसिप्ट साइड की बात है इन अ करंट अकाउंट। अब जब करंट अकाउंट में हम लोग दूसरी साइड देखते हैं, आउटफ्लो की बात करते हैं। तो आउटफ्लो में क्या होता है बच्चों की, इंपोर्ट ऑफ दी गुड्स, हम जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे वो एग्जांपल दिया था ट्यूशन सर्विस वाला, आपको मेरी ट्यूशन सर्विस अच्छी नहीं लगती, आप किसी यूएस के टीचर को हायर करते हो, तो उसकी सर्विसेज को आप हायर करते हो, तो वो सर्विसेज को आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो आएगा। देन आफ्टर मान लो कि आपने यूएस से आईफोन मंगवाए, तो वो गुड्स आया, तो वो भी आपने गुड्स क्या किया, इंपोर्ट किया, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएंगे। देन आफ्टर, वैसे जैसे वॉरेन बफेट, जॉर्ज बुश, बिल गेट्स, इन लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था, वैसे ही गौतम अदानी, देन आफ्टर मुकेश अंबानी, इन लोगों ने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां से तो पैसा गया, राइट, हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कनाडा वाले भैया ने आपको पैसे भेजे थे, आप वैसे ही लाइक क्या करते हो कि आप वहां से कुछ यूनिलेटरल ट्रांसफर मंगवाते हो, राइट, तो वो कितना है कि भाई 100 रुपीज है, कि आप उनको पैसे भिजवाते हो, वो आपको पैसे दे रहे थे, अब आप उनको पैसे भिजवा रहे हो, आप उनको कुछ गिफ्ट दे रहे हो, तो ये सारे ट्रांजेक्शन कौन से यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है, राइट। तो ये क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, राइट, और जो मैंने पहले बताया वो क्या था, इनफ्लो था। तो ये बातें बच्चों ओनली करंट अकाउंट की थी। अब करंट अकाउंट में मुझे एक बात और भी बतानी है, ओनली एंड ओनली कि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो बच्चों उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओनली इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो चीज विजिबल हो सकती है उसी चीज को लाइक हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। काफी बार बच्चों आपको बीओटी और बीओपी का डिफरेंस भी वो लोग पूछ सकते हैं, और हम लोग करेंगे भी बीओटी और बीओपी का डिफरेंस। तो ये बातें हुई करंट अकाउंट की, जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की बात हुई। फिर से एक बार बता देता हूं कि गुड्स को एक्सपोर्ट करना, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, कि कनाडा वाले भैया ने आपके लिए कुछ पैसे भिजवाए हुए, यूएस वाली सिस्टर ने आपके लिए कुछ पैसे भिजवाए हुए, तो वो हमारे लिए इनकम। सेम थिंग उसका अपोजिट, कि हमने गुड्स को इंपोर्ट किया, सर्विसेज को इंपोर्ट किया, यहां से अंबानी अदानी ने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कनाडा वाले भैया, यूएस वाली सिस्टर आपके लिए पैसे भिजवा देते, सेम ईयर आपने उनके लिए पैसे भिजवाए, तो इट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये सारी बातें आउटफ्लो में आएगी और वो डेबिट साइड आएगी करंट अकाउंट के। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट की। जैसे मैंने वहां पे बताया था बच्चों आपको कि कैपिटल अकाउंट में लाइक क्या होता है कि आपकी असेट रिड्यूस भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, लायबिलिटी रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हमने गोल्ड को सोल्ड कर दिया तो हमारी असेट रिड्यूस हो गई, राइट। और मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हमें ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, हमने जापान से लोन ले ली, तो बोरोइंग किया, तो वो भी हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेम हियर, हमने गोल्ड को परचेस किया तो हमारी असेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और हमने किसी को क्या दिया, कि किसी को लोन भी दिया, लैंडिंग किया, तो वो भी किसमें आएगा, आउटफ्लो ऑफ द डेबिट साइड इन अ कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी बातें हुई। अब हम लोग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की टोटल करेंगे, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की टोटल करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलेगा। अब आइए टोटल करते हैं। तो करंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड टोटल होता है 1000, और कैपिटल अकाउंट का कुछ रिसिप्ट साइड टोटल होता है 1100, यानी टोटल रिसिप्ट आई हुई है 2100। अब यहाँ पे आउटफ्लो साइड यानी डेबिट साइड देखे, तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में टोटल आ रहा था कुछ 1200, और कैपिटल साइड में टोटल आ रहा था 950। सो उन दोनों की टोटल को मिक्स करें तो आ रहा है आंसर 2150। सो 2100 एंड 2150। तो यहाँ पे बीओपी हमारा बच्चों क्या आएगा, डेफिसिट। जो टाइप्स ऑफ बीओपी थे ना,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीओपी, एक था बैलेंस्ड बीओपी, एक था बैलेंस बीओपी, दूसरा था अनबैलेंस्ड बीओपी। क्या था? अनबैलेंस्ड बीओपी था। और अनबैलेंस्ड बीओपी में दो टाइप थे, एक कौन सा था? एक था डेफिसिट बीओपी, क्या था? और दूसरा था सरप्लस बीओपी। तो बैलेंस बीओपी की बात करें तो यहां पे दोनों साइड की टोटल मान लो कि 2100 आती है, सो इट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ बीओपी। लेकिन अनबैलेंस की बात करें तो एक साइड ज्यादा तो दूसरी साइड कम आती है, एक साइड ज्यादा तो दूसरी साइड क्या आती है कि कम आती है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, तो डेफिसिट की बात करें तो हमारी क्रेडिट साइड टोटल आ रहा था 2100 और डेबिट साइड टोटल आ रहा था 2150। तो यानी उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीओपी है वो क्या है? डेफिसिट है। अब सेम हियर उसके जैसे ही बात करें तो हमारी क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 2150 और डेबिट साइड टोटल आ रहा है 2100। तो यानी क्या हुआ? +50 हमारे लिए क्या हुआ बच्चों? सरप्लस हुआ। तो ये बात हुई डेफिसिट बीओपी की, सरप्लस बीओपी भी, और साथ में हमने टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट किए। तो बच्चों आज की सेशन यहां तक रखते हैं। आगे की सेशन में हम लोग देखेंगे बीओटी और बीओपी का डिफरेंस, देन हम लोग देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज जहां पे करेंसी अप्रिशिएट, डेप्रिशिएट और टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। चाइना है, इटली है, देन जर्मनी है, यूएस है, ये सारी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस है। लेकिन जो कौन सी ऐसी कंट्री है जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी एडवांस नहीं है? तो इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, ये सारी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी एडवांस नहीं है। अब उन लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये जर्मनी, चाइना, इटली, देन जापान, इन लोगों से टेक्नोलॉजी मंगवानी पड़ेगी। अब ये दो कंट्री के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हुआ तो उस ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरनेशनल ट्रेड। सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, yes, all countries do not achieve the same level of technological progress. Some type of technology while other progress greater ability in another type of technology. Hence, every country does not possess equal efficiency. मैंने बताई कि नेपाल, भूटान और ये जो सारी कंट्री है ये इक्वल एफिशिएंट नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कि उन लोगों को आउटसाइड कंट्री यानी फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी मंगवानी पड़ती है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक बहुत ही बड़ा रीजन है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। देन नेक्स्ट है बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। ये मेरा सबसे बड़ा और फेवरेट पॉइंट है कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, कि अब लेबर की जो स्पेशलाइजेशन है हर एक कंट्री के लेबर की स्पेशलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। आज मैं बताऊं कि इंडिया की लेबर की, इंडिया में सिल्क साड़ी बहुत अच्छी मिलती है, तो इंडिया की लेबर की स्पेशलाइज क्या है कि सिल्क साड़ी बनाने की। जर्मनी में वॉच बहुत अच्छी मिलती है, तो जर्मनी की लेबर की स्किल और स्पेशलाइज किस में? वॉच में है। जापान में टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, तो जापान की लेबर उसमें स्पेशलाइज है। अब हर एक कंट्री के जो लेबर है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्टाइज है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मान लो कि हमें वॉच चाहिए तो जर्मनी से वॉच मंगवानी पड़ेगी। तो जर्मनी और इंडिया के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन को इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। अब जर्मनी वालों को सिल्क साड़ी चाहिए तो वो वहां नहीं बना सकते, उनको इंडियन लेबर से बनवानी पड़ेगी। तो इंडिया और जर्मनी के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे। तो हर एक कंट्री की लेबर की प्रोडक्टिविटी, स्किल और एफिशिएंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखो यहां पे each country labor productivity skills and entrepreneur efficiency are different.
राइट। हर एक कंट्री की वो लेबर की स्किल और एफिशिएंसी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। So this means labor in some country is more efficient in production some types of the goods. जैसे मैंने सिल्क साड़ी का बताया, जर्मनी की वॉच का बताया, जापान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताया, राइट। सो while they import those goods and service, they are not able to produce more efficiently. यानी मैं वॉच जर्मनी जैसी वॉच नहीं बना सकता, जर्मनी वाले इंडिया जैसी सिल्क साड़ी नहीं बना सकते, इसलिए उन दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रेड होता है। सो ये रीजन है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो आइए एक बार रिफर कर लेते हैं कि कौन से। तो सबसे पहला डिफरेंट फैक्टर्स एंडाउंसमेंट ऑफ सर्विसेज के हर एक कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सेकेंड होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर एक कंट्री में गुड्स बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। देन आफ्टर थर्ड होता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एंड फोर्थ होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस की भी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस है कि हर एक कंट्री में लेबर की जो डिवीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। इजी। चलो अब नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए ये जो सेकेंड टॉपिक है जो मैं अभी स्किप कर रहा हूं, वो जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन इस सेशंस के लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये डिफरेंस है, मोस्ट आईएमपी डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन। इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है तो उस ट्रेड को हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री की बाउंड्री के बाहर ट्रांजेक्शन्स होता है तो उस ट्रेड को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ये तो बहुत इजी बात है। देन आफ्टर नेक्स्ट है साइज। अब इंटरनल ट्रेड की साइज बहुत लिमिटेड साइज होती है, राइट, बहुत लिमिटेड साइज होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड की जो साइज होती है वो बहुत ही लार्ज साइज होती है बेस्ड ऑन करेंसी। अब इंटरनल ट्रेड होगा तो वो तो भैया डोमेस्टिक करेंसी में ही होगा। इंटरनेशनल ट्रेड किस में होगा, फॉरेन करेंसी इधर डॉलर में हो सकता है और उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी में हो सकता है, यानी हम लोग यहां पे मान के चलते हैं कि वे फॉरेन करेंसी में होता है, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट है लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटी। और जब हम लोग इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि कॉमन सोशल कल्चर होता है एंड लैंग्वेज सेटअप होता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा सकती है, लेकिन सेम थिंग यूएस, जापान और चाइना, वहां पे लाइक एक ही लैंग्वेज होती है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है। लेकिन फॉरेन कंट्री की जब हम लोग बात करें तो वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज होती है और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज नहीं, पर एक ही टाइप की लैंग्वेज होती है। जैसे जर्मनी है तो जर्मन लैंग्वेज है, जापानीज है तो जापानीज लैंग्वेज है, चाइना है तो चाइनीज लैंग्वेज है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। हेंस ट्रेडर हैव टू बी मोर केयरफुल, यानी ट्रेडर्स को वहां पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि लैंग्वेज के बारे में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए, इसलिए उनको ज्यादातर केयर करना पड़ेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ऐसा बोले कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जो साइज है वो बहुत ही नैरो साइज है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की साइज बहुत ही वाइड साइज है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल ट्रेड में विद इन दी कंट्री ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही लो लगती है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में वेरी ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसलिए मैंने साइज वाइज भी बता दिया और कॉस्ट वाइज भी बता दिया कि साइज बहुत नैरो साइज है, वहां पे बहुत ब्रॉड साइज है, और यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत लो कॉस्ट है और ह्यूज कॉस्ट है। कंपटीशंस की बात करें तो इंटरनल ट्रेड में इतनी कंपटीशंस नहीं होती जितनी कंपटीशन इंटरनेशनल ट्रेड में होती है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होती है।
कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की इंटरनल ट्रेड में हमें पता है, प्रिडिक्शंस लगा के चल सकते हैं कि भाई कंज्यूमर का प्रिडिक्शंस कैसा होगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग कभी भी प्रिडिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। जैसे वो क्वीन का एक बेस्ट एग्जांपल है कि कंगना रनौत वो गोलगप्पे बेच रही है, राइट। इंडिया में गोलगप्पे स्पाइसी होते हैं, पर लेकिन हम जब फॉरेन कंट्री में गोलगप्पे बेचते हैं तो वहां के लोगों की टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होती है, वहां के लोग स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हैं, राइट। तो इंटरनल ट्रेड में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग प्रिडिक्शंस कभी भी नहीं कर सकते। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम के इंटरनल ट्रेड की जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ही इजी होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है कि कौन सी कंट्री में क्या रूल है, वो सारी सिस्टम हमें पहले समझनी पड़ती है, बाद में हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग के बिना हम जब ट्रेड करते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, स्पेशली फार्मा में। जैसे यूएसएफडी ने बताया हुआ है कि इतनी दवाइयां हम लोग अलाउड करेंगे, बाकी की दवाई हम लोग अलाउड नहीं करेंगे, तो हमें उस कंट्री के नॉर्म्स पढ़ने चाहिए, देन आफ्टर फिर हमें ट्रांजेक्शन्स करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि काफी बार हमने वो नॉर्म्स पढ़े नहीं और हमने ट्रांजेक्शन्स कर दिए और हम बहुत बड़े रैकेट में फंस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में लीगल सिस्टम हर एक कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हमें ट्रेड करने से पहले वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी होता है। तो बच्चों ये हुआ आपका इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड का डिफरेंस। सेम हियर की नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। इस बार के टॉपिक में नहीं है, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशंस में डिस्कशन करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों इसको बोलते हैं कि जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो स्टेटमेंट ली जाती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो स्टेटमेंट ली जाती है, उस स्टेटमेंट को हम लोग बीओपी बोलते हैं। लेकिन उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीजें आती है, अकेली गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आती, लेकिन टू टाइप्स ऑफ द अकाउंट, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, वो सारी बातें अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है तो वो समझ ले बच्चों। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों एक सिस्टमेटिक अकाउंट है। क्या है? एक सिस्टमेटिक अकाउंट है। वहां पे वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोग कि कोई भी ट्रांजेक्शन, यानी करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो या कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज हो या ट्रांसफर पेमेंट हो, उसकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो फिर से एक बार बताता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों एक सिस्टमेटिक अकाउंट है। उस अकाउंट में नोट डाउन होता है सारे ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस आपने गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग किए हैं, दैट मींस करंट अकाउंट के रिगार्डिंग किए, वो जो ट्रांजेक्शंस आपने कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग किए, सारे ट्रांजेक्शंस की जो रिकॉर्ड है एक स्टेटमेंट में की जाती है, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक है बैलेंस्ड और दूसरा है अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस में है डेफिसिट एंड सरप्लस। तो डेफिसिट बीओपी किसको बोलेंगे? तो मैं आपको एक सीधी सादी लैंग्वेज में समझा दूं कि डेफिसिट बीओपी को ऐसा बोलेंगे कि जहां पे हमें इंपोर्ट हमारी बहुत ही ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारी कम है, यानी रेवेन्यू बहुत कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तब जाके हमारी क्या होती है? डेफिसिट होती है। ओके, डेफिसिट बीओपी होती है। और सरप्लस बीओपी, एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो वहां पे हमारी सरप्लस बीओपी होती है। लेकिन इसको हम लोग ब्रीफ में अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिसिट और सरप्लस वाली बीओपी को हम लोग ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो बच्चों ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा उसको जूम आउट कर देता हूं तो जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से आप देख पाओ।
तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट है। जनरली बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटमेंट में देयर टू साइड्स होती है, वन इज क्रेडिट साइड एंड अनदर इज डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सारे रिसिप्ट के ट्रांजैक्शन नोट डाउन किए जाते हैं और डेबिट साइड में हम लोग बोले तो सारे डेबिट साइड में बोले तो सारे लाइक एक्सपेंडिचर वाले ट्रांजैक्शंस की नोट डाउन की जाती है, यानी आउटफ्लो नोट डाउन किया जाता है और यहाँ पे इनफ्लो नोट डाउन किया जाता है, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्रेडिट आइटम्स में कौन सी चीज यहाँ पे नोट डाउन की जा सकती है। ओके बच्चों, तो करंट अकाउंट में इनफ्लो और क्रेडिट साइड इनफ्लो वाली बातें की जाती है और डेबिट साइड आउटफ्लो वाली बातें की जाती है। तो आइए इनफ्लो वाली बातें कौन सी हैं, तो करंट अकाउंट सबसे पहले देखते हैं। एक बात समझ लो बच्चों, जब हम लोग करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे हमारी ना असेट रिड्यूस होती है ना लायबिलिटी रिड्यूस होती है और इंक्रीज होती है। सेम थिंग असेट में भी रूल लागू होता है कि ना असेट रिड्यूस होती है इंक्रीज होती है, ना लायबिलिटी रिड्यूस होती है इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वहां पे हमारी असेट रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, लायबिलिटी रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखिए करंट अकाउंट की बातें देख सकते हैं। अब करंट अकाउंट में कौन सी चीजें आती है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि करंट अकाउंट में हम लोग रिसिप्ट साइड देखते हैं, राइट। हम लोग आउटफ्लो साइड नहीं देखते, हम लोग रिसिप्ट साइड देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, किसकी बात कर रहे हैं कि भैया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब मान लो कि आप किसी गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे तो आएंगे, यस सर पैसे आएंगे। तो गुड्स एक्सपोर्ट हम लोग जो कर रहे हैं, राइट, वो भी एक क्या है कि वो हमारे लिए एक रेवेन्यू है। दूसरा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कि हम लोग सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप आज मान लो कि मेरे से ट्यूशन की सर्विस आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप फॉर एग्जांपल सॉरी मैं ट्यूशन की सर्विसेज आउटसाइड कंट्री को प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी आउटसाइड कंट्री में मेरे फॉरेन कंट्री में मेरे स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि यूएस में है, यूके में है, फिलीपींस में, वहां पे मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उन लोगों को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट इनकम, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल कि वॉरेन बफेट इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देन बिल गेट्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जॉर्ज बुश इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहां से जो इनकम आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट इनकम बोलेंगे, राइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम बोलेंगे। देन आफ्टर यूनिलेटरल गिफ्ट और ट्रांसफर, काफी बार ऐसा भी होता है ना कि आपका यूएस में कोई भैया रहते हैं और उस भैया ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भिजवा दी। देन आफ्टर कनाडा में कोई आपके सिस्टर रहती है और उस सिस्टर ने आपके बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट भिजवा दी, डॉलर भिजवा दिए, तो वो भी हमारे लिए क्या होती है, वो भी इनकम होती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो इनकम की साइड की बात है, रिसिप्ट साइड की बात है इन अ करंट अकाउंट। अब जब कैपिटल सॉरी करंट अकाउंट में हम लोग दूसरी साइड देखते हैं, आउटफ्लो की बात करते हैं। तो आउटफ्लो में क्या होता है बच्चों की, इंपोर्ट ऑफ दी गुड्स, हम जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे वो एग्जांपल दिया था ट्यूशन सर्विस वाला, आपको मेरी ट्यूशन सर्विस अच्छी नहीं लगती, आप किसी यूएस के टीचर को हायर करते हो तो उसकी सर्विसेज को आप हायर करते हो, तो वो सर्विसेज को आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आएगा। देन आफ्टर मान लो कि आपने यूएस से आईफोन मंगवाए तो वो गुड्स आया, तो वो भी आपने गुड्स क्या किया, इंपोर्ट किया, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएंगे। देन आफ्टर वैसे जैसे वॉरेन बफेट, जॉर्ज बुश, बिल गेट्स, इन लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था, वैसे ही गौतम अदानी, देन आफ्टर मुकेश अंबानी, इन लोगों ने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां से तो पैसा गया, राइट, हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कनाडा वाले भैया ने आपको पैसे भेजे थे, आप वैसे ही लाइक क्या करते हो कि इतना है कि भाई 100 रुपीज है कि आप उनको पैसे भिजवाते हो, वो आपको पैसे दे रहे थे, अब आप उनको पैसे भिजवा रहे हो, आप उनको कुछ गिफ्ट दे रहे हो, तो ये सारे ट्रांजेक्शन कौन से यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है, राइट। तो ये क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, राइट। और जो मैंने पहले बताया वो क्या था, इनफ्लो था। तो ये बातें बच्चों ओनली करंट अकाउंट की थी। अब करंट अकाउंट में मुझे एक बात और भी बतानी है, ओनली ओनली एंड ओनली कि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो।
ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो बच्चों उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओनली इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो चीज विजिबल हो सकती है उसी चीज को लाइक हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। काफी बार बच्चों आपको बीओटी और बीओपी का डिफरेंस भी वो लोग पूछ सकते हैं, और हम लोग करेंगे भी बीओटी और बीओपी का डिफरेंस। तो ये बातें हुई करंट अकाउंट की, जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की बात हुई। फिर से एक बार बता देता हूं कि गुड्स को एक्सपोर्ट करना, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, कि कनाडा वाले भैया ने आपके लिए कुछ पैसे भिजवाए हुए, यूएस वाली सिस्टर ने आपके लिए कुछ पैसे भिजवाए हुए, तो वो हमारे लिए इनकम। सेम थिंग उसका अपोजिट, कि हमने गुड्स को इंपोर्ट किया, सर्विसेज को इंपोर्ट किया, यहां से अंबानी अदानी ने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कनाडा वाले भैया, यूएस वाली सिस्टर आपके लिए पैसे भिजवा देते, सेम ईयर आपने उनके लिए पैसे भिजवाए, तो इट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये सारी बातें आउटफ्लो में आएगी और वो डेबिट साइड आएगी करंट अकाउंट के। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट की। जैसे मैंने वहां पे बताया था बच्चों आपको कि कैपिटल अकाउंट में लाइक क्या होता है कि आपकी असेट रिड्यूस भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, लायबिलिटी रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हमने गोल्ड को सोल्ड कर दिया तो हमारी असेट रिड्यूस हो गई, राइट। और मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हमें ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, हमने जापान से लोन ले ली, तो बोरोइंग किया, तो वो भी हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेम हियर, हमने गोल्ड को परचेस किया तो हमारी असेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और हमने किसी को क्या दिया, कि किसी को लोन भी दिया, लैंडिंग किया, तो वो भी किसमें आएगा, आउटफ्लो ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द डेबिट साइड इन अ कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी बातें हुई। अब हम लोग करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की टोटल करेंगे, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की टोटल करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलेगा। अब आइए टोटल करते हैं। तो करंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड टोटल होता है 1000, और कैपिटल अकाउंट का कुछ रिसिप्ट साइड टोटल होता है 1100, यानी टोटल रिसिप्ट आई हुई है 2100। अब यहाँ पे आउटफ्लो साइड यानी डेबिट साइड देखे, तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में टोटल आ रहा था कुछ 1200, और कैपिटल साइड में टोटल आ रहा था 950। सो उन दोनों की टोटल को मिक्स करें तो आ रहा है आंसर 2150। सो 2100 एंड 2150। तो यहाँ पे बीओपी हमारा बच्चों क्या आएगा, डेफिसिट। जो टाइप्स ऑफ बीओपी थे ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीओपी, एक था बैलेंस्ड बीओपी, एक था बैलेंस बीओपी, दूसरा था अनबैलेंस्ड बीओपी। क्या था, अनबैलेंस्ड बीओपी था। और अनबैलेंस्ड बीओपी में दो टाइप थे, एक कौन सा था, एक था डेफिसिट बीओपी, क्या था, और दूसरा था सरप्लस बीओपी। तो बैलेंस बीओपी की बात करें तो यहां पे दोनों साइड की टोटल मान लो कि 2100 आती है, सो इट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ बीओपी। लेकिन अनबैलेंस की बात करें तो एक साइड ज्यादा तो दूसरी साइड कम आती है, एक साइड ज्यादा तो दूसरी साइड क्या आती है कि कम आती है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, तो डेफिसिट की बात करें तो हमारी क्रेडिट साइड टोटल आ रहा था 2100, और डेबिट साइड टोटल आ रहा था 2150। तो यानी उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीओपी है वो क्या है, डेफिसिट है। अब सेम हियर उसके जैसे ही बात करें तो हमारी क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 2150, और डेबिट साइड टोटल आ रहा है 2100। तो यानी क्या हुआ, +50 हमारे लिए क्या हुआ बच्चों, सरप्लस हुआ। तो ये बात हुई डेफिसिट बीओपी की, सरप्लस बीओपी, और साथ में हमने टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे की हम लोग देखेंगे बीओटी और बीओपी का डिफरेंस, देन हम लोग देखेंगे
फॉरेन एक्सचेंज जहां पे करेंसी अप्रिशिएट डेप्रिशिएट और टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।